यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ अच्छे से आपको हल करके बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1825, 1826, 1827, 1828। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर है, प्रभु जात प्रबल जात की अवधारणा किसने दी? S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभु जाति प्रबल जात की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी थी। ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, उपनिवेश का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो मेरे प्यारे बच्चों उपनिवेश का संबंध है साम्राज्यवाद से। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साम्राज्यवाद से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले सही हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नारमर बोरलाग, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, M.S. स्वामीनाथन। तो यहाँ पर 5 नंबर का सही हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, M.S. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है? राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है, अंधविश्वासों का अंत होता है, व्यापार में तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिकरण से तीनों लाभ होते हैं। 7 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1955, 1956, 1957 या 1958। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1955। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1930, 1936, 1947, 1951। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो मेरे प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, जनजाति, भीड़। तो भीड़ समुदाय नहीं है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और जनजाति ये समुदाय हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इनको तैयार करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। 11 नंबर प्रश्न है, नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान, जो स्वास्थ्य, जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति के 3 समस्याएं। तो अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं प्रमुख निम्न है। पहला है सामाजिक भेदभाव, इसमें जातीय पूर्वाग्रह और छुआछूत जैसी प्रथाएं शामिल हैं। दूसरा है शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी। तीसरा है सामाजिक अत्याचार, इसमें हिंसा, शोषण और असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बाजार क्या है? तो बाजार वह स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। जाति और वर्ग में अंतर। तो जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है, जबकि वर्ग आधारित स्थिति पर
आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है, जबकि वर्ग जो है आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, सत्तावादी राज्य क्या है? तो सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करें। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? तो आर्थिक सुधार उन नीतियों और क्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र बनाने के लिए लागू की जाती हैं, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, दलित वर्ग के प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है सामाजिक भेदभाव, इसमें छुआछूत, जातिगत हिंसा और असमानता शामिल है। दूसरा है शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, इसमें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक संसाधनों की कमी। इसके बाद है सामाजिक बहिष्कार, इसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रहना। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। क्या है? ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्न है। पहला है गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना। दूसरा है स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना। तीसरा है सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना। चौथा है सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर 6 अंक का है और आपको उत्तर कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी क्या है? क्या पूछ रहा है? जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी एक सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या का आकार, संरचना, वितरण, वृद्धि दर, मृत्यु दर, जन्म दर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, जातीय और सांस्कृतिक समूहों की जानकारी आदि शामिल होती है। जनसांख्यिकी का उद्देश्य समाज की जनसांख्यिकीय समस्याओं और विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को समझना और विश्लेषित करना होता है। यह जनसंख्या से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करके देश या क्षेत्र के भविष्य की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज के मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं और व्यवहारों में समय के साथ बदलाव होता है। यह परिवर्तन विभिन्न कारणों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभावों के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में नई सोच, आविष्कार, अंतरिक्ष और वैश्वीकरण के कारण हो सकता है जो सामाजिक तालमेल और विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक विषमता से तात्पर्य है समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच असमानता। यह असमानता अधिकार, अवसर, संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता में भिन्नता के रूप में प्रकट होती है जो सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कारण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें लिखेंगे सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के पालन की स्वतंत्रता होती है। दूसरा है राजनीतिक तटस्थता, सरकार किसी एक धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होती। दूसरा है धार्मिक विविधता की स्वीकृति, इसमें लिखेंगे विभिन्न धर्मों के बीच सम्मान और सहिष्णुता। चौथा है धार्मिक हस्तक्षेप से परहेज, इसमें लिखेंगे राज्य के मामलों में धर्म का हस्तक्षेप ना करना। इसके बाद है समानता और न्याय, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अगली हेडिंग धार्मिक सौहार्द, सामाजिक स्थिरता और सौहार्द को बढ़ावा देना। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में पिछड़े वर्ग की समस्याओं का विवेचन कीजिए। तो भारत में पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है आर्थिक पिछड़ापन, इसमें शिक्षा, रोजगार और धन के सीमित अवसरों के कारण आर्थिक तंगहाली। दूसरा है जातिगत पूर्वाग्रह और छुआछूत के चलते सामाजिक बहिष्कार का सामना करना। ठीक है, इसके बाद में है तीसरा शैक्षिक असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के कमजोर अवसर। चौथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच और कुपोषण की समस्या। अगला है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भागीदार का अभाव। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
सामाजिक सुरक्षा की कमी, सार्वजनिक योजनाओं और कल्याणकारी उपायों से वंचित रहना। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। तो हित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के बीच अधिकारों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाता है। यह संविधान समाज में न्याय संगत बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है आपको 150 शब्दों में। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। तो उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, अथवा जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर 28 नंबर है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर अथवा है सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों का विवेचना कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न है भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। अथवा जनजाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।